नमस्कार। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। हम समझेंगे भारत के रामसर साइट्स को, एक ऐसा विषय जो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों के लिए कर की महत्वपूर्ण है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले ये रामसर साइट होती क्या है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि वो कौन सी ग्लोबल ट्रीटी है जिसके तहत ये सब होता है। इसके बाद फोकस करेंगे भारत पर, हमारे देश में इसका नेटवर्क कैसा है, और हाँ, एग्जाम के लिए कौन सी साइट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, हमारे प्लैनेट के लिए क्यों जरूरी है। सोचिए जरा, हिमालय की ऊंचाइयों पर एक झील और दूर दक्षिण में समंदर के किनारे मैंग्रोव का घना जंगल। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब ही आज हमारे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आखिर ये रामसर साइट है क्या भला? रामसर साइट को समझने से पहले हमें वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को समझना होगा। अब ये क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये जमीन का वो हिस्सा है जो या तो पानी से ढका रहता है या फिर पानी से तर रहता है, और यही पानी वहाँ के पूरे माहौल को, वहाँ के पेड़ पौधों को, वहाँ के जीव जंतुओं को कंट्रोल करता है। इसमें सब कुछ आ जाता है, शांत झीलें भी, दलदल भी, और जहाँ नदियाँ समंदर से मिलती हैं वो जगह भी। ठीक है, तो वेटलैंड समझ आ गया। तो फिर रामसर साइट क्या हुई? सीधी सी बात है, जब किसी वेटलैंड को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिल जाता है, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल जाती है, तब उसे कहते हैं रामसर साइट। ये दर्जा मिलता है रामसर कन्वेंशन के तहत। बेसिकली ये एक तरह का टैग है जो बताता है कि भाई ये जगह बहुत जरूरी है और इसे बचाना ही होगा। तो अब सवाल उठता है कि ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देता कौन है, इसके पीछे कौन सी पावर है? तो जी, इसके पीछे है एक ग्लोबल ट्रीटी, एक पूरी की पूरी वैश्विक संधि जिसे हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। चलिए अब जरा इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बात है 1971 की। ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया। फिर 1975 में ये पूरी दुनिया में लागू हो गया। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से जो तारीख सबसे ज़रूरी है वो है 1982, जब भारत ने ऑफिशियली इस ट्रीटी को ज्वाइन किया। ये साल याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये कन्वेंशन काम कैसे करता है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं, 3 बुनियादें। पहला, जितनी भी वेटलैंड्स हैं उन सबका वाइज यूज़ हो, मतलब उनका इस्तेमाल समझदारी से किया जाए ताकि वो ख़त्म न हो जाएं। दूसरा, जो वेटलैंड्स बहुत ख़ास हैं उन्हें चुनकर रामसर लिस्ट में डाला जाए। और तीसरा, अगर कोई वेटलैंड्स 2 देशों की सीमा पर है तो उसके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ग्लोबल लेवल की बात हो गई। अब आते हैं अपने देश पर। चलिए अब सीधे इंडिया में डाइव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या सीन है। तो 2024 की शुरुआत तक का जो आंकड़ा है वो है 80। भारत में कुल 80 रामसर साइट्स हैं, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि साउथ एशिया में वेटलैंड्स को बचाने का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास है। देश के हर कोने में आपको ये साइट्स मिल जाएंगी। और ये स्लाइड, ये तो प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन एरिया है। देखिए, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं? तमिलनाडु में पूरे 16, और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश 10 साइट्स के साथ। ये डेटा सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं सबसे क्रूशल सेक्शन पर, वो सेक्शन जो एग्जाम में नंबर दिलाएगा। यहाँ हम कुछ की साइट्स के हाई यील्ड फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो आपको पता होने ही चाहिए। और इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है उड़ीसा की शान चिल्का झील का, भारत की सबसे आइकॉनिक वेटलैंड्स में से एक। अब चिल्का के बारे में कुछ बातें बिल्कुल रट लीजिए। पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, ये भारत की सबसे पहली रामसर साइट थी। 1981 में ही इसे ये दर्जा मिल गया था। दूसरा, ये भारत की सबसे बड़ी कोस्टल लगून है। तीसरा, यहाँ खूबसूरत इरावदी डॉल्फिन का घर है। और चौथा, सर्दियों में हजारों मील दूर से उड़कर आने वाले प्रवासी पक्षियों का ये सबसे बड़ा अड्डा है। तो फर्स्ट रामसर साइट, ये फैक्ट तो गोल्डन फैक्ट है। अगला पड़ाव है राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। ये एक बहुत ही यूनिक वेटलैंड है, और यूनिक क्यों है वो अभी पता चलेगा। केवलादेव इसलिए खास है क्योंकि ये नेचुरल नहीं बल्कि मैन मेड वेटलैंड है। इसे इंसानों ने बनाया
और वही इसे मैनेज करते हैं। और तो और ये सिर्फ रामसर साइट ही नहीं बल्कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये डबल टैग इसे एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट बना देता है। यहाँ के पक्षियों की दुनिया तो मशहूर है ही, और एक जमाने में ये साइबेरियन क्रेन का भी ठिकाना हुआ करता था। और हमारी लिस्ट में आखिरी पर साइज में सबसे बड़ा, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन के फैक्ट्स तो सुपरलेटिव्स से भरे हैं, मतलब सबसे बड़ा, सबसे खास। ध्यान से सुनिए। एरिया के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। ये दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल का हिस्सा है। ये रॉयल बंगाल टाइगर का एक क्रूशियल हैबिटेट है। और हाँ, केवलादेव की तरह ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो याद रखिए, जहाँ भी लार्जेस्ट, फर्स्ट, ओनली जैसे शब्द आए, वो एग्जाम का पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने काफी कुछ समझ लिया, पर अब जरा एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर देखते हैं कि आखिर ये साइट्स हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं। देखिए, ये वेटलैंड सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, ये हमारे लिए साइलेंट वर्कर्स की तरह काम करते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं, यानी तरह तरह के जीव जंतुओं का घर। ये शहरों को बाढ़ से बचाते हैं, एक नेचुरल स्पंज की तरह एक्स्ट्रा पानी सोख लेते हैं। ये हमारे पानी को फिल्टर करके साफ करते हैं, एक नेचुरल वाटर प्यूरिफायर हैं। लाखों लोगों की रोजी रोटी इनसे चलती है। और तो और ये एटमॉस्फेयर से कार्बन सोखकर क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी हमारी मदद करते हैं। एक तरह से कहें तो ये हमारे प्लैनेट के लंग्स और किडनीज दोनों हैं। रामसर कन्वेंशन का जो कोर मैसेज है वो इस एक लाइन में छिपा है। मानव कल्याण के लिए आर्द्र भूमियों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। मतलब, अगर हम सब अच्छा जीवन चाहते हैं तो हमें इन वेटलैंड्स का ध्यान रखना ही होगा। और अब आखिर में एक ऐसा सवाल जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि सोच को दिशा देने के लिए है। सोचिए, जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो डेवलपमेंट की ज़रूरतों और इन वाइटल इकोसिस्टम्स को बचाने की जिम्मेदारी के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका हल आप जैसे फ्यूचर ऑफिसर्स को ही निकालना होगा।